फर्स्ट अपील अंडर द CPC 1908। इंट्रोडक्शन। अपील्स का जो सिस्टम है एक वाइटल पार्ट है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे अलाउ किया जाता है एक पर्सन को जो एग्रीव्ड है बाय अ डिक्री और ऑर्डर कि वो अप्रोच कर सकता है हायर कोर्ट को फॉर रिड्रेसल। इसी को पैरा में लिखा है, लेट्स रीड इट। द सिस्टम ऑफ अपील्स इज अ वाइटल पार्ट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउइंग अ पर्सन एग्रीव्ड बाय अ डिक्री और ऑर्डर टू अप्रोच अ हायर कोर्ट फॉर रिड्रेसल। अब जो फर्स्ट अपील होती है ये क्या होती है, एक प्राइमरी एंड मोस्ट एक्सटेंसिव एपेलेट रेमेडी है जो कि CPC 1908 में प्रोवाइड कर रखी है। फर्स्ट अपील इज दी प्राइमरी एंड मोस्ट एक्सटेंसिव रेमेडी, एपेलेट रेमेडी जो कि अंडर CPC प्रोवाइड की गई है। ठीक है। एंड अपील इज अ स्टैच्यूटरी राइट, ये स्टैच्यूट में दिया हुआ एक राइट है, ये इनहेरेंट राइट नहीं है। And the first appeal provides a chance to reconsider both questions of law and questions of fact, मेकिंग इट द मोस्ट एग्जॉस्टिव फॉर्म ऑफ अपील। फर्स्ट अपील क्या है? पहली चीज़ तो फर्स्ट अपील फर्स्ट इसलिए क्योंकि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बाद पहली अपील ये फाइल होती है, ठीक है, हायर कोर्ट में। अब यहाँ पे आप एक चांस देते हो कि कोर्ट रिकन्सिडर कर सकता है बोथ क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ अपील। ठीक है, ये एक स्टैच्यूटरी राइट है, लिख के आना, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ फर्स्ट अपील, क्या मीनिंग है फर्स्ट अपील का? फर्स्ट अपील ऐसी अपील है जो लाई करती है, फाइल की जाती है अगेंस्ट अ डिक्री जो कि दिया गया है, एक डिक्री जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जिसके पास था उस कोर्ट ने कोई डिक्री दी, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट आप पहली जो अपील फाइल करते हो वो फर्स्ट अपील कहलाती है। अब ऑब्वियसली है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बाद आप अपील फाइल कर रहे हो तो हायर जुरिसडिक्शन के कोर्ट में करोगे, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि इट इज़ हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ हायर जुरिसडिक्शन। अब इसको फर्स्ट अपील इसलिए कहा जाता है, फर्स्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होता है कि आप सुपीरियर कोर्ट को बोल रहे हो कि रिव्यू करे जजमेंट को। इट इज़ द फर्स्ट टाइम अ सुपीरियर कोर्ट इज आस्क्ड टू रिव्यू द जजमेंट। नाउ नेचर क्या होता है फर्स्ट अपील का? इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल सूट। यहाँ पे एक नया सूट नहीं फाइल हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रहा है ओरिजिनल सूट का। Appellate court has the power to re-evaluate the entire case including evidence, law and procedure। यहाँ पे देखो पहली चीज़ क्या लिखोगे नेचर में कि कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल सूट ही चल रहा है और यहाँ पे appellate कोर्ट के पास पावर होती है कि वो पूरे केस को री-इवैल्यूएट करे इंक्लूडिंग द एविडेंस, लॉ एंड प्रोसीजर। मतलब उसके पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। स्टैच्यूटरी बेसिस ऑफ फर्स्ट अपील, स्टैच्यूट में कहाँ प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग फर्स्ट अपील? सेक्शन 96 से 99A और द CPC बात करता है फर्स्ट अपील के बारे में, ठीक है। स्टैच्यूटरी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं एंड देन प्रोसीजर रूल्स आपको मिल जाएंगे अपील को लेकर ऑर्डर 41 में, रूल 1 से लेकर रूल 35 में। नाउ हु मे फाइल फर्स्ट अपील, कौन फाइल कर सकता है फर्स्ट अपील? तो जो पर्सन एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर या डिक्री, ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट के डिक्री से जो भी पर्सन एग्रीव्ड है वो फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है। अब वो एग्रीव्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है? पहला, कोई पार्टी टू द सूट जिसके ऊपर एडवर्सली इफेक्ट हुआ हो बाय द डिक्री, तो वो फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई डिसीज पार्टी है तो उसके केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। थर्ड, अगर माइनर का केस है तो उसका नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन। एंड लास्टली, अगर कोई थर्ड पार्टी भी करना चाहे तो थर्ड पार्टी भी अपील फाइल कर सकती है अगर बशर्ते उसके ऊपर एडवर्सली अफेक्ट आया हो, ठीक है। तो 4 लोग, पहली चीज़ सिंपल चीज़ है कि कौन अपील फाइल कर सकता है? एग्रीव पर्सन कर सकता है। एग्रीव पर्सन कौन हो सकता है? तो पहला, पार्टी टू द सूट जिसके ऊपर जो एडवर्सली अफेक्टेड है, ठीक है, बाय द डिक्री। देन सेकंड, अगर डिसीज्ड पार्टी है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, माइनर है तो उसका नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन, एंड लास्टली थर्ड पार्टी भी कर सकती है अगर उसके ऊपर एडवर्सली इफेक्ट आया हो बाय द डिक्री। नाउ व्हेन फर्स्ट अपील लाई, सेक्शन 96 बताता है CPC का। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 बताता है कि फर्स्ट अपील जो है वो लाई करती है हर डिक्री में जो पास की जाती है बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू द कोर्ट ऑथोराइज टू हेयर अपील्स फ्रॉम द कोर्ट्स डिसीजन। सिंपल चीज़ है कि एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जिस कोर्ट के पास था उसका कोई ऑर्डर या डिक्री है, उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील लाई करती है। किस कोर्ट में लाई करती है? इन द कोर्ट जो ऑथराइज्ड है टू हेयर अपील्स फ्रॉम द कोर्ट्स डिसीजन, ठीक है। सिंपल चीज़ है कि सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको याद आए ना, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा कि सेक्शन 96 के 1 में क्या था, तो सबसे बेसिक चीज़ याद करके लिख के आ जाना कि 96 के 1 में इतना सा बताया गया है कि फर्स्ट अपील लाई करती है ऐसी डिक्री के अगेंस्ट जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट ने दी। अब जो भी कोर्ट उस कोर्ट के डिसीजंस को ऑथराइज्ड है कि उस कोर्ट के डिसीजंस के अपील सुनता है, वो कोर्ट सुनेगा अपील्स को, ठीक है। सेक्शन 96 का सबसेक्शन 2 बताता है कि एक्स पार्टी भी अगर कोई डिक्री दी गई थी उसके अगेंस्ट भी अपील लाई करती है। अपील स्टिल लाइज जहाँ पे डिक्री एक्स पार्टी थी,
ठीक है। सेक्शन 96 का 3 बताता है, 96 का 3 और 96 का 4 दोनों बार लगाते हैं। 96 का 3 बार लगाता है कि अपील लाइन नहीं करेगी अगर कोई कंसेंट डिक्री है, एंड सेक्शन 96 का 4 बात करता है कि अपील लाइन नहीं करेगी अगर जो स्मॉल कॉस्ट सूट है और जिसका सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट लेस देन 10,000 है, और ये जो अमाउंट है ये वेरी कर सकती है एज पर द स्टेट अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो सेक्शन 96 का वन सिंपल चीज़ है कि अपील लाई करेगी अगेंस्ट अ डिक्री ऑफ फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द कोर्ट, ठीक है, जो ऑथराइज्ड है टू हेयर अपील्स फ्रॉम द कोर्ट्स डिसीजन। सेक्शन 96 का 2 कि एक्स पार्टी भी डिक्री थी तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई करती है। सेक्शन 96 का 3 ऑफ बार लगाता है, तो 96 के 3 में बार लगता है कि नो अपील शेल लाई इन द केस ऑफ कंसेंट डिक्री, एंड नेक्स्ट इज 96 का 4 कि नो अपील शेल लाई इन द स्मॉल कॉजेस सूट जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लेस देन 10,000 है, और ये अमाउंट वेरी कर सकती है एज पर द स्टेट अमेंडमेंट्स। सेक्शन ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग फर्स्ट अपील। अब फर्स्ट अपील किस ग्राउंड पे फाइल की जाती है, ठीक है, तो अपेलेंट जो होगा वो अपेलेंट चैलेंज कर सकता है उस डिक्री को ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड्स है। पहला कि एरर ऑफ फैक्ट या एरर ऑफ लॉ था, अगर इनमें से कोई एक चीज़ है, एरर ऑफ फैक्ट है, एरर ऑफ लॉ, तो आप चैलेंज कर सकते हो डिक्री को। नेक्स्ट इज मिस रीडिंग और मिस एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो दो तो इनमें से बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, और इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, लास्ट सेकंड पॉइंट है इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हुआ है तो वहाँ पे भी, ठीक है, ये तो याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसके अलावा ये भी बहुत इजीली याद रहेगा कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है, मिस रीडिंग है, मिस एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, फिर बाकी के दो भी काफ़ी ईजी है वैसे तो, कि एरर ऑफ फैक्ट और एरर ऑफ लॉ है, एंड लास्टली प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आउटकम अफेक्ट हुआ है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ अफेक्टिंग आउटकम। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर फर्स्ट अपील। ऑर्डर 41 ऑफ सीपीसी बताता है प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट अपील। तो रूल 1 बताता है मेमोरेंडम ऑफ अपील्स के बारे में। तो मेमोरेंडम ऑफ अपील्स में क्या बताया गया है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप फाइल करते हो, इसके अंदर आप क्या क्या देते हो, फैक्ट्स ऑफ द केस, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड रिलीफ सॉट। पहली चीज़ कि क्या फैक्ट्स थे केस के, फिर किस ग्राउंड पे आप अपील फाइल कर रहे हो, एंड नेक्स्ट इज क्या रिलीफ आपको मिला, पिछले वाले जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट ने दिया उससे आपको क्या रिलीफ मिला, वो भी आप लिखोगे। एक डॉक्यूमेंट है जो फाइल किया जाएगा विद दीज 3 थिंग्स एंड इट मस्ट बी साइंड एंड वेरीफाइड। ये रूल नंबर 1 बताता है। रूल नंबर 2 बताता है कि ग्राउंड्स टू बी स्टेटेड कंसाइजली। जो ग्राउंड्स आप लिख रहे हो ना वो कंसाइजली होगा, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट या नरेटिव नहीं होगा, ओनली लीगल ग्राउंड्स। ओके। रूल नंबर 3 बात करता है रिजेक्शन ऑफ मेमोरेंडम। अगर आपने डिफेक्टिव या नॉट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आपने मेमोरेंडम फाइल किया है तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये रूल नंबर 3 बताता है। रूल नंबर 5 बताता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स मतलब अपेलेट कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा सकता है फ्रॉम द डिक्री अपील्ड फ्रॉम। जिस भी डिक्री के ऊपर आपने अपील अगेंस्ट कोई डिक्री आई जिसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल की, तो उस डिक्री के एग्जीक्यूशन पे अपेलेट कोर्ट स्टे लगाएगा। ठीक है, अपेलेट कोर्ट कैन, मतलब ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि कैन स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अपील्ड फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 11 जो बात करता है एडमिशन एंड डिसमिसल। तो अपील में बी डिसमिस्ड एट द आउटसेट इफ इट शोज नो मेरिट। अगर देख के ही समझ में आ रहा है कि अपील बस ऐसे ही फाइल कर दी गई है तो उसको डिसमिस किया जा सकता है अगर इफ़ इट शोज़ नो मेरिट। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई ग्राउंड्स ही नहीं है, नो मेरिट का केस है तो वहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं आप अपील को। ठीक है, रूल नंबर 23 इज़ रिमांड। तो इफ़ द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, डिस्पोज्ड ऑफ द सूट ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट ओनली। ठीक है, रिमांड कब लिया जाएगा किसी केस को, जब ट्रायल कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया किसी सूट को ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट। ठीक है, किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही अगर सूट को डिस्पोज कर दिया गया है तो वहाँ पे ट्रायल को रिमांड में लिया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 23A to 25 बताता है फर्दर रिमांड, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एक्सेट्रा। रूल 27 बताता है एडिशनल एविडेंस अलाउड इफ। ठीक है, एडिशनल एविडेंस कब अलाउ किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट रिफ्यूज्ड इम्प्रॉपर्ली। ठीक है, जब ट्रायल कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, उसने आपका एविडेंस लेने से ही मना कर दिया था इम्प्रॉपर्ली, तो वहाँ पे एडिशनल एविडेंस अपीलेट कोर्ट ले सकती है। ठीक, नेक्स्ट इज एविडेंस वाज नॉट नोन और ऑब्टेनेबल। उस टाइम पे जो एविडेंस था वो उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी या फिर उसको ऑब्टेन नहीं किया जा पाया था।
नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए एविडेंस बहुत रिक्वायर्ड है और इसकी वजह से शायद डिसीजन चेंज हो रहा है, तो इसलिए तो क्या है एडिशनल एविडेंस सेक्शन रूल 27 बताता है और इसके अंदर 3 पॉइंट्स है कि एडिशनल एविडेंस इन 3 केसेस में आप ले सकते हो। पहला, ट्रायल कोर्ट ने अगर रिफ्यूज़ कर दिया इम्प्रॉपरली। नेक्स्ट इज एविडेंस वॉज नॉट नोन और ऑब्टेनेबल एट दैट टाइम। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड फॉर जस्टिस। रूल नंबर 31 से 35 बात करता है जजमेंट एंड डिक्री की। तो जजमेंट मस्ट स्टेट, जजमेंट के अंदर ये 3 चीज़ें पक्का पक्का होनी ही चाहिए। पहला, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप इस डिटर्मिनेशन पे आए हो, आपने ये फाइंड किया है, ठीक है। डिसीजन देयर ऑन विथ रीजंस, पहला पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इज डिसीजंस देयर ऑन विथ रीजंस, क्या डिसीजन है अब आपका और क्या रीजनिंग है उसके पीछे की। एंड फाइनल ऑर्डर, अलाउ, डिसमिस, मॉडिफाई, रिमांड, जो फाइनल ऑर्डर होगा वो भी देना पड़ेगा आपको कि आप अलाउ कर रहे हो या डिसमिस कर रहे हो या मॉडिफाई या रिमांड क्या कर रहे हो। नाउ पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट सेक्शन 107 सीपीसी बात करता है। 107 के सबसेक्शन 1 में 4 क्लॉजेज है, ए बी सी डी, ठीक है। तो पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट क्या है, क्लॉज ए में बताया है कि टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, एपेलेट कोर्ट क्या कर सकता है, ए फाइनल, क्लॉज ए जो बताता है 107 का सबसेक्शन 1 का, वो ये बताता है कि अपेलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो फाइनल जजमेंट दे सकता है केस के ऊपर, डिटरमाइन केस कर सकता है केस को फाइनली, ठीक है। क्लॉज बी, रिमांड कर सकता है केस, टू रिमांड अ केस। क्लॉज सी बात करता है टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम टू फॉर ट्रायल, वो इश्यूज फ्रेम करके ट्रायल के लिए रेफर कर सकता है क्लॉज सी, ठीक है। क्लॉज डी बात करता है टू टेक एडिशनल एविडेंस, एविडेंस जो एडिशनल एविडेंस है वो भी ले सकता है। रूल नंबर 27 में पढ़ा था हमने कि एडिशनल एविडेंस ले सकता है किन ग्राउंड्स में, ये पावर होती है एपेलेट कोर्ट की, वो एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लॉज ए में कि फाइनल जो डिटरमाइन कर सकता है केस को फाइनली। नेक्स्ट इज क्लॉज बी जिसमें बताया रिमांड कर सकता है केस को। क्लॉज सी बात करता है रेफर कर सकता है, इश्यूज फ्रेम करने के बाद रेफर कर सकता है केस को टू दी फॉर द ट्रायल। एंड लास्ट डी में बताया एडिशनल एविडेंस ले सकता है। ऑल्सो इंक्लूड्स पावर्स टू कन्फर्म, रिवर्स और मॉडिफाई डिक्री, वो कंफर्म कर सकता है, रिवर्स कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है डिक्री को, इंजंक्शंस ग्रांट कर सकता है, ठीक है। एंड लास्टली पास कर सकता है कोई भी जजमेंट द ट्रायल कोर्ट कुड हैव पास्ड, ठीक है। जो भी ट्रायल कोर्ट को जजमेंट दे सकती थी वो अपेलेट कोर्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फाइलिंग फर्स्ट अपील, क्या लिमिटेशन पीरियड है फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए, 90 डेज का है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, ठीक है। इन केस ऑफ हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री एंड 30 डेज फ्रॉम अदर केसेस, अगर कोई अदर केसेस है तो वहाँ पे 30 डेज में करना पड़ेगा, गवर्न बाय द लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है। 90 और 30 डेज का है, 90 डेज अगर हाई कोर्ट का केस है तो, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। एंड दूसरा कोई भी केस है तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री जो कि गवर्न है बाय द लिमिटेशन एक्ट 1963। नाउ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स इन फर्स्ट अपील क्या है, 2 डॉक्ट्रीन्स हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ मर्जर एंड डॉक्ट्रीन ऑफ फाइनलिटी। डॉक्ट्रीन ऑफ मर्जर क्या होता है कि वंस एक अपेलेट कोर्ट्स ने एक बार एक अपेलेट कोर्ट ने पास कर दिया एक डिक्री को, तो लोअर कोर्ट का जो डिक्री होगा वो मर्ज कर जाएगा उसके साथ, ठीक है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फाइनलिटी क्या बताता है कि अब डिक्री इज प्रिज्यूम टू बी करेक्ट अनलेस रिवर्स बाय हाई कोर्ट, जब तक रिवर्स ही नहीं कर दिए ना बाय हाई कोर्ट, अपेलेट कोर्ट ने अगर उसे पूरा रिवर्स नहीं कर दिया तब तक वो डिक्री सही ही मानी जाएगी, उसको फाइनल माना जाएगा, ठीक है। नो अपील फ्रॉम कंसेंट डिक्री, कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील लाइन नहीं करती, सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था ये हमने। इफ बोथ पार्टीज एग्री टू अ डिक्री थ्रू म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट नो अपील लाइज अनलेस, सिंपल चीज़ है कि देखो अगर दोनों पार्टीज़ ने कंसेंट दे दिया है और उसके बाद म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ के साथ या सेटलमेंट के साथ अगर कोई डिक्री पास की गई है, ठीक है, जब दोनों पार्टीज एग्री कर चुके थे तो उसके बाद उसके ऊपर कोई अपील लाइन नहीं करती अनलेस 2 सिचुएशन कि आपने एक पार्टी ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया हो या दूसरा कि कंसेंट वाज नॉट जेन्युइन, कंसेंट कोर्जन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू या ऐसे कभी ऑब्टेन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, सेक्शन 97 बात करता है। तो इफ अ पार्टी डज नॉट अपील अ प्रिलिमिनरी डिक्री, अगर एक पार्टी प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील वो नहीं करती है, फाइल नहीं करती है, तो दे कैन नॉट फाइल, दे कैन नॉट डिस्प्यूट इट्स करेक्टनेस इन अपील अगेंस्ट द फाइनल डिग्री। सिंपल चीज़ है कि देखो एक डिग्री, फाइनल डिग्री के आने से पहले प्रिलिमिनरी डिग्रीज आती हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है तो तभी करोगे, आप उस प्रिलिमिनरी डिग्री की करेक्टनेस को तब डिस्प्यूट में नहीं ला सकते, तब चैलेंज नहीं कर सकते जब फाइनल डिग्री आ गई हो, मतलब फाइनल डिग्री की अपील में आप प्रिलिमिनरी डिग्री की करेक्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 98 बताता है डिसीजन वेयर जजेस डिफर, ठीक है।
यहाँ पे यही बोला गया है कि अपेलेट कोर्ट में जहाँ पे भी मोर देन वन जज की बेंच है तो डिसीजन मेजॉरिटी के हिसाब से लिया जाएगा, एंड इफ़ नो मेजॉरिटी ऑन रिवर्सल डिक्री इज कन्फर्म। ठीक है, अगर रिवर्सल के लिए मेजॉरिटी नहीं मानती है तो डिक्री वो जो पहले आई थी वही फाइनल हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है। सेक्शन 99 से 99A तक, 99 एंड 99A बेसिकली, नो रिवर्सल फॉर माइनर एरर्स। देखो अगर कोई माइनर एरर है तो अगर वो मेरिट्स ऑफ द केस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो डिक्री जो होगी वो रिवर्स नहीं की जाएगी। अ डिक्री शैल नॉट बी रिवर्स्ड फॉर एरर्स ऑफ नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन। अगर कोई ऐसा एरर है जो कि मेरिट्स या जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे डिक्री रिवर्स नहीं होगी। सेक्शन 99A बताता है, ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्डर्स अफेक्टिंग द जॉइनर ऑफ पार्टीज एक्सेट्रा। नाउ केस लॉज ऑफ फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील के कुछ केस लॉज हैं। पहला, नारायण वर्सेस कुमारन 2004 का केस है जिसमें राइट टू अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट नॉट अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। स्टैट्यूटरी राइट होता है अपील का राइट, ये एक मैटर ऑफ प्रोसीजर नहीं होता। ये नारायण वर्सेस कुमारन 2004 के केस में बोला गया था। नेक्स्ट इज HKN स्वामी वर्सेस इरशाद बसीत 2005 का केस है जिसके अंदर बोला गया था कि फर्स्ट अपील ये कंटिन्यूशन ऑफ सूट ही होता है, न्यू प्रोसीडिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज RVE वेंकट चला ग्राउंडर वर्सेस अरुल मिगू विवेसा रस्वामी विस्वेरा स्वामी। ठीक है, तो इसमें 2003 का केस है जिसमें अपेलेट कोर्ट हैज़ फुल पावर टू रीअप्रिशिएट एविडेंस। वो उसके पास पूरा पावर होता है कि वो रीअप्रिशिएट कर सकता है एविडेंस को। तो ये 4 केसेस हमने देख लिए। नाउ स्कोप ऑफ रिव्यू इन फर्स्ट अपील। तो अपेलेट कोर्ट कैन रीविजिट फैक्ट्स एंड लॉ। जो अपेलेट कोर्ट है वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, रीविजिट कर सकता है फैक्ट्स एंड लॉ को। ठीक है, टेक न्यू एविडेंसेस जो कि रूल 27 में पढ़ा था हमने ऑर्डर 41 के। ठीक है, इंटरफेयर विद फाइंडिंग्स इफ प्रिवर्स और आर्बिट्ररी। ठीक है, अगर ये दिख रहा है कि जो फाइंडिंग्स है वो पर्वस है या आर्बिट्ररी है तो उनके साथ भी इंटरफेयर कर सकता है। मॉडिफाई या रिवर्स कर सकता है डिक्री को, और रिमांड ऑफ द केस इफ नेसेसरी। ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील। सबसे पहले तो फर्स्ट अपील में क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ, लेकिन सेकेंड अपील में सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ। फर्स्ट अपील में सब्सटैंशियल क्वेश्चंस नहीं होते, सिर्फ क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ होते हैं, लेकिन सेकंड अपील में एज फॉर सेकंड अपील्स एज फॉर सब्सटैंशियल, तो सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ के केस में ही सेकंड अपील की जाती है। ठीक है, नाउ ये एक प्राइमरी राइट होता है, वो एक प्राइमरी राइट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट अपील होता है वाइडर इन स्कोप होता है, लेकिन सेकंड अपील लिमिटेड इन स्कोप होता है। ठीक है, सेक्शन 96 ऑफ CPC बात करता है फर्स्ट अपील की। 100 जो सेक्शन है CPC का वो बात करता है सेकंड अपील के बारे में। ऑर्डर 41 में बता रखा है कि फर्स्ट अपील क्या होती है, ऑर्डर 42 में बता रखा है सेकंड अपील क्या होती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट अपील इन सिविल जस्टिस सिस्टम। इट इंश्योर्स द करेक्टनेस एंड लीगैलिटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स डिसीजन। ये क्या करता है, करेक्टनेस एंड लीगैलिटी को इंश्योर करता है ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसके अंदर। देन ये एक फुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एग्रीव्ड पार्टीज़ को। ठीक है, देन ये एक्ट करता है एज अ चेक ऑन एरर्स इन फैक्ट फाइंडिंग। अगर फैक्ट फाइंडिंग के अंदर कोई एरर आया है तो उसके ऊपर एज अ चेक एक्ट करता है ये अपील वाला सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ये अलाउ करता है रीएवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस एंड लॉ। एविडेंस और लॉ का रीवैल्यूएशन अलाउ करता है, एक चांस प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट्स मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ठीक है, नाउ कंक्लूजन क्या है कि फर्स्ट अपील अंडर द CPC इज अ फंडामेंटल राइट्स फॉर लिटिगेंट्स, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू सीक करेक्शन ऑफ एन एरनस डिक्री। सिंपल चीज़ है कि देखो फर्स्ट अपील क्या है, CPC में एक फंडामेंटल राइट है जो कि लिटिगेंट्स को मिलता है। यहाँ पे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो करेक्शन करवा सकते हैं एक एरनस डिक्री में। अगर कोई एरनस डिक्री आ गई है तो उसके ऊपर करेक्शन ले सकता है कोई लिटिगेंट। ये फंडामेंटल राइट CPC का अपील फर्स्ट अपील वाला सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट सीक्स एज द, ये जो है ये सर्व्स, फर्स्ट अपील वाला सिस्टम ये सर्व्स करता है एज अ पिलर ऑफ एपेलेट जस्टिस। ये बैलेंस करता है दोनों चीज़ों को, फेयरनेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, ये जुडिशियल प्रोसेस में बैलेंस करता है फेयरनेस। ये ऐसा पिलर है अपेलेट जस्टिस का। ठीक है, नाउ विद इट्स स्कोप, इसका वाइड स्कोप होता है और ये रीविजिट करता है दोनों फैक्ट और लॉ को। तो द फर्स्ट अपील इंश्योर्स दैट नो इनजस्टिस गोज अनएड्रेस्ड merely ड्यू टू